नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 10 को समझेंगे। अध्याय 10 का नाम क्या है? व्रत। दोस्तों, इस चैप्टर में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो आज हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। अच्छे से समझना है। यह चैप्टर तो छोटा है, लेकिन इसमें यदि आप समझेंगे नहीं तो यह आपसे नहीं बनेगा। तो पहले हमें इसको समझना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्रत क्या कहलाता है। व्रत है दोस्तों क्या होता है? आप सभी ने व्रत को तो जानते ही होंगे, इस तरह से बनता है। प्रकार से आप परीक्षा में खूब बनाए हैं। यह एक व्रत है। अब व्रत में क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र है जो व्रत का मध्य बिंदु है। तो यह अब यदि हम यह इसको क्या बोलते हैं? हम केंद्र बोलते हैं। याद रखना, केंद्र बोलते हैं। ठीक है। तो केंद्र से यदि, और यह जो बाहरी एरिया यह दिख रहा है ना, यह क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। यह जो बाहरी ओर जो इसका चारों ओर जो गोल गोल से यह दिख रहा है ना, ये है परिधि कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, यह याद रखना। क्या है? यह परिधि कहलाता है। और केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यह है जो त्रिज्या कहलाती है। तो आपने क्या समझ लिया? यह जो केंद्र है, केंद्र को कोई भी नाम दे सकते हैं। ओ मान लिया, तो ओ है एक केंद्र मान लिया। और त्रिज्या है जो क्या है? ओ आर। इसको आर दे लीजिए, तो ओ आर है जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और परिधि है जो इसके बाहरी एरिया है जो वह परिधि होती है। जैसे आप देखते हैं, ये कार है और उसमें पहिया देखते हैं, तो पहिया का वह भाग जो जमीन से घिसता रहता है उसको आप परिधि बोल सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया, परिधि हो गया केंद्र। अब एक बात बताइए दोस्तों, यदि हम कोई एक रेखा, ऐसी रेखा लें जो केंद्र से होते हुए वृत्त के दो बिंदुओं को छुए। जैसे यहाँ से मान लीजिए एक बिंदु वृत्त का ए हो गया, और यहाँ से यदि केंद्र से कोई एक रेखा खींच दी है वृत्त के दो बिंदुओं को जो प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया, तो इसको क्या नाम देंगे? यह दोस्तों आपका क्या कहलाएगी? यह रेखा है जो पूरी, इसको नाम दे दीजिए। जैसे हमने मान लिया पी मान लिया, तो पी आर है जो यह व्यास हो जाएगी। व्यास है जो क्या कहलाएगा? पी आर है जो इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, पी आर भुजा है जो यह व्यास होगी। अब और ओ आर है जो इसकी त्रिज्या है, और पी आर है इसका व्यास। अब एक क्वेश्चन और याद रखना, जैसे आपसे कह दिया जाए कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो देखो व्यास है जो, व्यास आप समझते हैं क्या कहलाता है? व्यास है जो, देखो व्यास कैसे बना? त्रिज्या का 2 गुना है, क्योंकि त्रिज्या क्या है? ओ आर। और व्यास है जो, त्रिज्या तो वृत्त में बहुत सारी बनेगी, लेकिन यह त्रिज्या को यदि हम 2 गुना कर दें व्यास मिल जाए, क्योंकि ओपी धन ओ आर मिलकर बना है व्यास। तो त्रिज्या को क्या कहेंगे हम? 2 गुना होती है त्रिज्या की, 2 गुणित त्रिज्या। त्रिज्या हमने, ठीक है, तो त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुना होती है। तो यह संबंध आएगा कि व्यास है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और यहीं से हम त्रिज्या का मान भी निकाल सकते हैं कि त्रिज्या का व्यास में क्या संबंध है। तो त्रिज्या है जो दोस्तों क्या हो जाएगी? इसका आपको पक्षांतर कर देना है। त्रिज्या का 2 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास बटे आएगा आपका 2, व्यास बटे 2। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या है जो व्यास की आधी होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपने यह देख लिया त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। अब दोस्तों आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि व्रत में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो कितनी त्रिज्याएं होती हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्रत है जो वह कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे अनंत बिंदुओं से, क्योंकि एक बिंदु यहाँ पर आया होगा, फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो इस रेखा परिधि पर आए होंगे। इसीलिए जो त्रिज्या क्या होती? केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी है। तो जब अनंत बिंदु है तो अनंत त्रिज्याएं बनेगी। तो किसी वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती हैं? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अब दोस्तों एक बात और याद रखना, अभी तो हमने देखा था पी आर, यह क्या कहलाती? व्यास। अब यदि हम कोई एक ऐसी रेखा खींचे जो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को इस तरह से प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो अब यह का व्यास कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि यह केंद्र से होकर नहीं जा रही। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको नया नाम देंगे हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीवा कहते हैं। ठीक है, तो जीवा है जो इसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाती है? तो व्यास को हम दोस्तों सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब देखो यह व्रत है जो, व्रत से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? व्रत से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो व्रत से दोस्तों अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा है जो व्रत को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे यह एक छोटा सा हमने व्रत ले लिया है, अब यहाँ से हम कोई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरह से, बिल्कुल इसी बिंदु को हर टच करेगी, छुएगी, और किसी भी बिंदु को नहीं छुएगी, तो यह इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी।
अब यहाँ से खींच दिया, अब हम यहाँ से भी खींच सकते, कहीं से भी इसको खींच सकते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत होती हैं, ठीक है। और अब कोई आपसे प्रश्न कहे कि कितनी छेदक रेखा होती हैं, तो छेदक रेखाएं जो कौन सी कहलाती है, जैसे यह एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो छेदक रेखा होती है ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर से होकर जाए, यानी वृत्त को छेद दे, ठीक है। यह है वृत्त की छेदक रेखा, जो वृत्त के अंदर से वृत्त को छेदते हुए आगे चली गई है, तो यह क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। और जो बिल्कुल टच भर करे, छुए, उसको स्पर्श करे, वह स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। और एक रेखा और होती है जो बिल्कुल वृत्त को न छूती है और ना ही स्पर्श करती, बहुत दूर से निकल जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, अप्रतिच्छेदी या फिर आसपास रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यह आपने देख लिया। अब हम आते हैं सीधी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 10.1 को देखेंगे। अब आप सभी लोग प्रश्नावली 10.1 को निकाल लीजिए और इसका पहला प्रश्न देखिए। आप अपनी पुस्तक में पढ़िए। पहला प्रश्न क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी हमने देखा था कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, जैसे यह एक वृत्त है, तो वृत्त है जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, इसकी स्पर्श रेखाएं जो अनंत होंगी, ठीक है। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसकी अनंत है जो रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी एक वृत्त है, यह मान लिया, तो इससे अनंत है जो इस तरह से स्पर्श रेखाएं बहुत सारी निकल सकती हैं, ठीक है। तो यह आप समझ लीजिए। तो वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी होती है, अनंत होती है। अब दूसरे प्रश्न का पहला देखिए, क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो पूछा है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे यह वृत्त हो गया, ठीक है, तो यह वृत्त है, यहाँ से हमने मान के चला एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। यह है जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। आपको यहाँ पर लग रहा है, लेकिन यह जो होता क्या है, इसमें केवल एक ही बिंदुओं पर टच करती है और दूसरे बिंदु पर स्पर्श नहीं करेगी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या है, जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो दूसरे का पहला क्या हो जाएगा, एक बनना है। दूसरा क्या है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या पूछा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखो अभी हमने देखा था, जैसे यह वृत्त है, तो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद कर रही, तो यह को हम क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, छेदक रेखा कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। अब देखो इसको, यह एक वृत्त है, ठीक है, यह हम बना लेते हैं, थोड़ा सा एक अलग वृत्त बना लेते हैं। यह हो गया एक वृत्त है, ठीक है, यह एक हमने वृत्त बना लिया। अब पूछा है कि इसकी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे समांतर स्पर्श रेखा तो आप समझते ही है, यह होगी। अब इसके दूसरे समांतर तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती, कहीं भी हो सकती, लेकिन वो है जो समांतर नहीं होगी। हमें इसी रेखा के समांतर आप यहाँ पर स्पर्श रेखा बनानी होगी, ठीक है। जैसे हमने यह रेखा है जो इसकी स्पर्श रेखा बना दी, ठीक है। तो इसकी समांतर स्पर्श रेखा क्या होंगी, केवल दो होंगी। अब यदि ये पे नहीं तो यहाँ पर बनाएंगे तो यह इसकी समांतर होगी। तो केवल दो रेखाएं हैं जो स्पर्श रेखा की समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो चौथा प्रश्न देखिए। अब चौथा प्रश्न क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, यह हो गया वृत्त, ठीक है, यह है वृत्त और यह है स्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, जो इस रेखा का भी हो और इस वृत्त का भी हो। तो यहाँ से कौन सा बिंदु है जिसमें जो टच कर रहा है, वही है ना उभयनिष्ठ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्पर्श बिंदु कहते हैं, बिल्कुल सही। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा चौथे का। अब हम देखते हैं प्रश्न अगला देखेंगे। हमने दो प्रश्न कर लिए, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर, ठीक है। तो आपने दो प्रश्न हल कर लिए हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, पढ़िए प्रश्न को क्या लिखा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई बतानी है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना आना चाहिए। यदि हम चित्र नहीं बना पाएंगे तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसका डायग्राम बनाना ही है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हम इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। क्या कह रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका वृत्त बना देते हैं। तो यह है जो हमने वृत्त बना लिया है, ठीक है, यह इसका वृत्त हो जाएगा, ठीक है।
अब इसकी त्रिज्या कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। जैसे यह केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी होती है त्रिज्या, यह हमने मान ली कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, केंद्र का नाम क्या दिया इन्होंने O दिया है, केंद्र O दिया है, और O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो कोई एक बिंदु मान लेते हैं P है, तो P है जो स्पर्श रेखा कहा है, तो P बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु होगा, यहाँ पर है जो P है जो स्पर्श बिंदु हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Q बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी एक। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो PQ बनेगा, और स्पर्श रेखा है जो इस तरह से खिंचती है, आप सभी जानते हैं स्पर्श रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है, तो यह हो जाएगा, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो यह इसका चित्र बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो यह चित्र बना लेंगे। तो अभी आपने देखा था कि जो त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर है जो 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, इसकी आपको थोड़ा रचना करना पड़ेगा। इसकी देखो क्या दिया है, देखो केंद्र क्या है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना केंद्र क्या है, केंद्र मान लेंगे, केंद्र अपना क्या दिया है O है, तो केंद्र क्या है, केंद्र O है। ठीक है, और इसकी जो OP है जो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र O है तथा त्रिज्या क्या है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, प्रश्न में आपको दिया है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख लिया। अब आपको इसकी दो PQ है जो स्पर्श रेखा है, PQ है जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, यह आपने थोड़ा इस तरह से रचना में लिख लेना है। अब आपको क्या क्या दिया है, जैसे OP का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि OP क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या का हमें मान दिया था 5 सेंटीमीटर। जैसे हम इसको यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो यह भी तो क्या है, एक ही बात है, त्रिज्या है जो केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी होती है, तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो OP हम कितना मान लेंगे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है हमें प्रश्न में, एक चीज और दी है OQ, O से Q की दूरी कितनी दी है हमें 12 सेंटीमीटर, O से Q तक की दूरी कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, यह दूरी दी है। तो यहाँ पर लिखेंगे O से Q तक की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, PQ की लंबाई है, लंबाई है जो निकालना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, बस आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और उसको हल कर देना है। तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कर्ण कौन सा है और लंब कौन सा है। तो यहाँ पर देखो समकोण यहाँ पर बन रहा है, तो क्या होता है, समकोण के सामने वाला है, सामने वाली भुजा है जो भाई कोण कहलाती है, तो इसकी कर्ण कहलाती है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, यह है जो भुजा है जो कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर यह वाली भुजा है जो लंब होगी, और यह है जो आधार कहलाती है। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा। अब इसमें आपको बस पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। ठीक है, जिस पर भी कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर P पर समकोण बन रहा है, इसलिए P को बीच में लिखा है, तो OPQ में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या होता है तो पाइथागोरस प्रमेय जल्दी से बताइए दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, यही होता है ना, आप सभी लोग इसे पढ़े होंगे। अब यहाँ पर मान धर दीजिए कर्ण का वर्ग कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 12, कर्ण है जो यह OQ है, OQ का मान कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे 12 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है जो OP दिया है, तो OP का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का वर्ग कर देंगे, धन आधार कितना आधारी है, तो PQ का वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम PQ का वर्ग कर देंगे, तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25 धन PQ का वर्ग। अब क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ लाएंगे और इनका पक्षांतर करेंगे, यानी 25 का पक्षांतर करना है, तो 144 जो करते हो और 25 को इस तरफ ले आएंगे तो 25 आ जाएंगे माइनस में, बराबर आएगा PQ का वर्ग। तो 144 में से 25 को आपको घटा देना है, कितना बचेगा आपको घटाना है, तो आपको आ जाएंगे 119। ठीक है, तो 119।
ठीक है। तो इसको 144 में से 25 को घटाना है, तो घटाएंगे तो 119 मिलेगा। और यहाँ पर क्या लगा है, वर्ग लगा है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब यह वर्ग हटता है तो यहाँ पर क्या बनता है, रूट बन जाता है, करनी बन जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर √119 लिखेंगे, बराबर आएगा पी क्यू। ठीक है, यह जो हमारा पी क्यू का मान आ गया, प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था। आप बताइए किस ऑप्शन में लिखा है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन में इसका आंसर दिया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको डी में करेक्ट लगा देना है। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, और दो रेखाएं जो कैसी हो, छेदक रेखा। तो यह छोटा बिल्कुल दिमाग का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है तो बिल्कुल बता देंगे। यह थोड़ा कठिन मठिन कोई नहीं, बिल्कुल आसान है। कैसा है, प्रश्न को पढ़ते जाना है और उसको हल करना है। एक वृत्त खींचिए, तो सबसे पहले आपने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, यह बना दिया हमने, एक वृत्त बन गया। अब यह जो यह वृत्त बन गया है, तो इसमें क्या कहा कि वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दो छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा आप कहीं भी बना सकते हैं, चाहे आप यहाँ से बना दें, चाहे यहाँ से, जैसे हम यहाँ से बना रहे हैं। ठीक है, तो यह एक स्पर्श रेखा हुई। अब इसी के समांतर आपको दो रेखाएं ऐसी बनानी है जो इस वृत्त की छेदक रेखा हो। तो छेदक रेखा कैसी होती है, जो वृत्त के अंदर से जाती है, बिल्कुल वृत्त को छेदती हुई आगे निकल जाती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, इसी के समांतर बनाएंगे तो एक यह हो जाएगी, यह रेखा, और एक यह रेखा बना देंगे, तो यह दो इसकी छेदक रेखा हो जाएंगी और एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। बस आपसे यही चित्र बनाना है चौथे प्रश्न में, और कुछ नहीं करना। बस आपको थोड़ी सी इसमें रचना लिखनी पड़ेगी, तो वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो मान लेंगे कोई एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा खींचती, तो अन्य दो छेदक रेखा हो जाएंगे। इस तरह से आपको इसकी रचना करनी है। तो आज हमने 10.1 की प्रश्नावली को पूरा किया है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें।